स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स का कुछ पार्ट कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, 12th क्लास फिजिक्स में हमारे पास जो है वो टोटल 15 चैप्टर्स हैं, और आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि बहुत लेंथी चैप्टर है। पूरा तो नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, बट इस चैप्टर का हम कुछ पोर्शन आज कवर करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ एंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो ये टॉपिक्स जो है वो आज हम कवर कर लेंगे, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो शब्दों से बना है। नंबर 1 इलेक्ट्रो एंड नंबर 2 स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, इलेक्ट्रिक फिनोमेना या फिर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, और स्टैटिक्स का मीन्स एट रेस्ट। So means it is the branch of the physics which deals with the study of electric force, electric field, electric potential, electric energy due to charges at rest is called electrostatics. Means इसमें हम जो भी फिनोमेना आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो फोर्स है, फील्ड है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, वो जब हम पढ़ेंगे तो चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस विल बी एट रेस्ट, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी फिनोमेना हैं जो हम फील करते हैं, लाइक ड्यूरिंग थंडरिंग लाइटनिंग होती है, या फिर कई बार हम विंटर्स में जब गर्म कपड़ों को उतारते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड आती है, टिक टिक की आवाज़ आती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। या फिर कई बार हम किसी गाड़ी में बैठते हैं और सीट से थोड़ा सा खिसक के कभी हम मेटेलिक डोर को टच करें तो हमें एक शॉक फील होता है, वो भी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। या फिर घरों में या कहीं और हम जब वुलन कारपेट पे थोड़ी देर चलने के बाद किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को टच करें तब भी हमें एक शॉक फील होता है, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम कह सकते हैं कि these all effects are due to generation of static electricity. Static means at rest. तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन में भी उसको देख सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये क्या है, ये पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिससे कि पदार्थ क्या करता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स फील करता है। जैसे दो चार्जेस में अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ठीक है। एंड इट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। और हमारे पास कितने तरह के चार्जेस हैं, दो तरह के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सपोज करिए हमारे पास दो चार्ज हैं, अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो प्लस हैं तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो माइनस के हैं, नेगेटिव हैं, तब भी रिपल्शन होगी। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तब हमारे पास क्या होगी, अट्रैक्शन। बट इफ बोथ चार्जेस आर नेगेटिव और पॉजिटिव देन दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। और तो प्लस और माइनस साइन हमने चार्जेस को दिया हुआ है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ये जो प्लस साइन है ना, ये जो प्लस साइन देते हैं हम, भी प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, तो ये जो प्लस और माइनस साइन हमने दिए हुए हैं इनको हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से सिंबलाइज करते हैं। अब आगे देखिए, हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ये शो करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे यहाँ दिया है कि सपोज करिए ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है, ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ जो है वो रब किया है। तो ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, और जो ग्लास रॉड है इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्योंकि ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और सिल्क क्लॉथ आफ्टर रबिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। तो जो मैटर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो मैटर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके पास आता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड छोड़ेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क क्लॉथ गेन करेगी। तो देखिए, दो ही ऑप्शंस हैं, ग्लास रॉड पॉजिटिव हुई है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हुई है।
तो ये शो करता है कि यहाँ पे हमारे पास कितनी तरह के चार्जेस हैं, दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे एबोनाइट रॉड को जब हम फर के साथ रब करते हैं तो एबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और फर के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये भी ये शो करता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज नेगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव। अब देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मीन्स रबिंग, मीन्स यहाँ पे क्या करना है, हमने दो मटेरियल्स को रब करना है। इट रिजल्ट्स इन मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे अभी हमने किया था कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड जो है स्टार्ट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क क्लॉथ स्टार्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ग्लास रॉड क्या बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क क्लॉथ जो बन जाती है वो बन जाती है नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए ग्लास रॉड के पास कितने चार्ज आए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए इसमें, सपोज करिए दो पॉजिटिव चार्ज आया है, और सिल्क क्लॉथ ने कितने इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, दो, तो इक्वल नंबर ऑफ जो है वो नेगेटिव चार्ज आया है सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, वन ऑफ द रब्ड मटेरियल लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर चार्जिंग इंसुलेटर्स, और फ्रिक्शन मेथड तब यूज होता है जब हमने इंसुलेटर्स को चार्ज करना होता है। जैसे ग्लास रॉड इंसुलेटर है, सिल्क क्लॉथ जो है वो इंसुलेटर है। एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रबिंग ऑफ टू सूटेबल मटेरियल्स अंडर दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ये इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे देखिए, आगे है चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन मींस फिजिकल कांटेक्ट। इसमें हमने जैसे सपोज करिए हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और एक हमारे पास है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है। तो देखिए हमने इन दो बॉडीज को क्या करना है, आपस में टच करना है, इन दो बॉडीज में आपस में कॉन्टैक्ट करवाना है, उसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप आई बटन के ऊपर उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, दिस मेथड इज यूज्ड टू चार्ज थिंग्स दैट आर गुड कंडक्टर्स। और ये कब यूज होगा, जब हमने कंडक्टर्स को चार्ज करना है। जैसे अभी देखिए पीछे फ्रिक्शनल मेथड कब यूज हुआ था, जब हमने इंसुलेटर को चार्ज करना था, और अब जो है हमने कंडक्टर्स को चार्ज करना है। तो यहाँ पे देखिए ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये न्यूट्रल की डेफिनेशन दे रहा है कि ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसको हम अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, या फिर क्या बोल रहे हैं, अनचार्ज। ये क्यों है न्यूट्रल, क्योंकि इसके पास जो है वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। बल्कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो देखिए अब हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या करवाया है, टच करवाया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की साइड जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा है ना, तो ये जो होंगे वो इस साइड जाना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जब हम इन दोनों बॉडीज को दूर लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि अनचार्ज्ड बॉडी जो है वो चार्ज हो चुकी है और उसके पास कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव। ठीक है, और जो ऑलरेडी चार्ज बॉडी थी उसके पास नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया है। क्यों, क्योंकि उसने जो चार्ज है वो किसको दिया है, अनचार्ज्ड बॉडी को। तो देखिए बच्चों इसमें जो है सेम तरह का चार्ज डेवलप हुआ है। देखिए यहाँ पे हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आए थे ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है उसके पास भी कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पे हम सेम तरह का चार्ज डेवलप करते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और हमने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जो है वो चार्ज करना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो तो वैसे ही रहेगी, बट जो ये जो बॉडी है अनचार्ज, इसके पास भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार क्या होगा, जब हम कांटेक्ट कराएंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ, तो क्या होगा, जब हम टच करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो अब यहाँ से इस साइड जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है क्या है, थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसमें हमने ये देखा नंबर 1 कि दो बॉडीज को आपस में टच करवाया जाता है, और नंबर 2 सिमिलर तरह का चार्ज जो है, सेम तरह का चार्ज जो है बॉडीज पे डेवलप होता है। अब देखिए नंबर 3 चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड इट इज द थर्ड एंड फाइनल वे टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट।
और ये भी किसके लिए यूज होता है, कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए, और ये बेस्ट मेथड है कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए। अब इसमें देखिए हम दो बॉडीज को पास लेके जाते हैं, क्लोज टू ईच अदर, बट वी डोंट टच द बॉडीज, हम यहाँ पे टच नहीं करते हैं, सिर्फ दो बॉडीज को क्लोज लेके आते हैं। तो देखिए हम दो बॉडीज को क्लोज लेके गए, ये थे हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये मैंने शो किया है कि इसमें इसके पास इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो कैंसिल होगा, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए जब हम क्लोज लेके गए हैं तो क्या हुआ है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है इसने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या किया है, इसका एक जो साइड है वो नेगेटिव है, हो गई है, और दूसरी साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज पुश हो गया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूर चला गया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटली डेवलप हो गया है, सेपरेट हो गया है, उसको हम ग्राउंड करेंगे। ये देखिए ग्राउंड का साइन है, इसको हम अर्थ भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो देखिए अब थर्ड स्टेप में हम दोनों बॉडीज को दूर लेके जाएंगे और ग्राउंड साइन को हटा देंगे। तो हम देखेंगे कि ये बॉडी तो वैसे की वैसी है पॉजिटिवली चार्ज, बट ये जो अनचार्ज्ड बॉडी है इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज, मीन जिसमें अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ है। देखिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाया था और बॉडी कौन सी मिली हमें, नेगेटिव। तो सिमिलरली अगर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाएंगे तो हमें कौन सी बॉडी यहाँ मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज है वो अपोजिट डेवलप हो रहा है, अपोजिट। जैसे कंडक्शन में देखिए सिमिलर चार्ज डेवलप हुआ था, और यहाँ पे जो है वो अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। तो बच्चों ये थे हमारे पास तीन मेथड्स, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फ्रिक्शनल मेथड है उसमें हम इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं, और चार्जिंग बाय कंडक्शन और इंडक्शन में हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए द मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से फ्लो होने देते हैं, अपने में से पास होने देते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर, the materials which do not allow the flow of electric charge to pass through them। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने में से चार्ज को पास ही नहीं होने देते, अगर आप उनको चार्ज देखें तो उनके पास ही रहेगा, वो आगे उसको पास नहीं करेंगे। और नंबर टू, इन कंडक्टर्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। और कंडक्टर्स में क्या होता है, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर पे। एंड इन इंसुलेटर्स देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा नंबर थ्री, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द कंडक्टर आर इजीली चार्ज। अभी हमने देखिए पीछे पढ़ा ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर इजीली चार्ज्ड, और जब एक बार वो चार्ज हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो चार्ज है वो स्प्रेड हो जाता है। जैसे सपोज अगर आपने बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया है तो वो चार्ज पूरा स्प्रेड हो जाएगा, और अगर आपने पॉजिटिव किया है तो वो भी पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे कंडक्टर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। बट इंसुलेटर में क्या है, जो चार्ज डेवलप होता है वो फिक्स रहता है एक जगह, ठीक है, बिकॉज दीज चार्जेस कैन नॉट मूव। और चार्जिंग बाय रबिंग ऑफ इंसुलेटर, और इंसुलेटर को हम कैसे चार्ज करते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि थोड़े बहुत जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाते हैं। तो अब देखिए एग्जांपल्स ये हैं कंडक्टर के, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और ये इंसुलेटर्स के एग्जांपल हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। अब आगे देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो there are four properties: additive nature of electric charge, conservation of electric charge, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए एडिटिव नेचर में क्या है, देखिए ऐड का मतलब होता है सम करना, और देखिए चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मीन स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रा से भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा, इसमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं है, सिंपल अलजेब्रा। तो क्या कहता है, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक कोई बॉडी है, और उसमें जो है हमारे पास हमने तीन रीजन्स लिए हैं, ए, बी एंड सी। ए पे चार्ज है Q1, बी पे चार्ज है Q2 और सी पे चार्ज है Q3। तो टोटल चार्ज क्या होगा बॉडी पे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ हमने एग्जांपल लिया है कि सपोज करिए 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो टोटल चार्ज हमारे पास आएगा 1 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम, दैट इज 11 माइक्रोकूलम।
कूलम। ये माइक्रो कूलम जो यूनिट्स हैं मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसमें समझाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए नंबर 2 है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना किसी क्वांटिटी का। क्या रहना? कांस्टेंट रहना। कांस्टेंट रहना मतलब सेम रहना। अब देखिए इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। जैसे सपोज करिए हमारे पास जो है एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है हमारे पास, उसके ऊपर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम और साथ में है 4 माइक्रो। तो हमने इसको शेक किया। अब आफ्टर शेक जो है हमारे पास क्या डेवलप हुआ? 3 माइक्रोकूलम और साथ में एक आया Q। तो हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत आसान है Q की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है एक आपको एग्जाम में। तो आफ्टर द प्रोसेस हमारे पास Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज क्या था, 2 + 3 + 4 कितना आया? 5 + 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखिए अब ये जो चार्ज है 9 माइक्रोकूलम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन प्रिंसिपल दैट शुड बी इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम प्लस Q। ये तो इक्वल होना चाहिए क्योंकि कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मींस बिफोर द सिस्टम एंड आफ्टर द सिस्टम चार्ज जो है वो इक्वल होना चाहिए। मींस बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस जो है चार्ज जो क्या होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए Q यही रहने दीजिए और 3 माइक्रोकूलम को हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे 9 माइक्रोकूलम के साथ। तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 9 में से 3 गए 6 माइक्रो। ये देखिए तो हमारे पास आ गई ना Q की वैल्यू। तो इस तरीके से हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज करके जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल था हमारे पास, जैसे ग्लास रॉड है और हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ। अब इन दोनों को हमने रब किया। देखिए बिफोर रबिंग क्या था? बिफोर रबिंग चार्ज था 0। आफ्टर रबिंग देखिए क्या हुआ? सपोज करिए 2 चार्ज डेवलप हुआ ग्लास पे और नेगेटिव जो है वो इस पे आया ग्लास रॉड पे। तो देखिए इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव कैंसिल हुआ, टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। मींस बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस चार्ज क्या है? इक्वल। इसको भी हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ये देखिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स थे जो ये शो करते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड and it is not possible to create or destroy net charge carried by isolated system. यहाँ एग्जांपल दिया है, when we rub two objects, one object gains the charge and other object जो है वो loses the charge, but before rubbing and after rubbing total charge of the isolated system is 0. ये जो ग्लास रॉड का एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए नंबर 3 क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। It states that total charge on the body, that is Q, is equal to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज को हम लिखते हैं E से और इंटीजर को हम लिखा N से। देखिए N कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, N कैन बी नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन। जैसे सपोज करिए N की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है? -2। तो हम क्या करेंगे? Q इक्वल टू -2 इंटू E। और बेसिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो हम यहाँ पुट करेंगे और वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आगे देखिए इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इनवेरियंस का मतलब होता है डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो इसमें क्या है, क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दी ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर वो बैठा है, वो क्या कर रहा है, इसका चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीन चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन चार्ज जो रेस्ट पे है वही चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा, उसका स्पीड से कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखिए ये थी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज ये थी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस कर ली। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आगे देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखिए इट इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी and it plays an important role in electricity and mass plays an important role in gravitation. Charge may be positive or negative, mass of the body is positive. आपने सुना है कभी किसी बॉडी का मास नेगेटिव है? नहीं ना। तो मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अभी हमने पढ़ा Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बट मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड। चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अभी पढ़ा हमने
है ना, कि चार्ज ऑन द isolated system is always conserved, means before the process and after the process charge का रहता है constant. Mass is not conserved because mass can be changed into energy or vice versa, means according to Einstein mass energy relationship, energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. Charge is invariable, ये देखिए अभी पढ़ा हमने यहाँ पे कि चार्ज का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, but mass of body changes with the speed of the object according to the relation m equal to m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमें आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगी ये क्या रिलेशन है, अभी तक आप सिर्फ याद करिएगा। नंबर 7, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव। डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं। एंड फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। आगे देखिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो चार्जेस क्या होंगे यहाँ पे, रेस्ट पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहता है कि सपोज करिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में है डिस्टेंस r। अगर तो दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम साइन है दोनों का, तो दोनों में फोर्स क्या होगी, रिपल्शन। और अगर दोनों का साइन जो है वो सेम है, पॉजिटिव है दोनों या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो फोर्स क्या होगी, रिपल्शन। और अगर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो फोर्स क्या होगी, अट्रैक्शन। ये देखिए एरोज एक दूसरे की साइड है, यहाँ एरो दूर जा रहे हैं। तो क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of charges। कि एक चार्ज q1 है, एक चार्ज q2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड में दोनों चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, देखिए जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है ये इनवर्स में आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f is directly proportional to q1 q2 over r square। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल के। देखिए बच्चों स्मॉल के, स्मॉल से लिखना है स्मॉल के, ठीक है। इट इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये देखिए कूलम्स कांस्टेंट के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। स्मॉल के की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, कि हम फोर्स को, चार्ज को, डिस्टेंस को किस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहे हैं, एसआई में कर रहे हैं, सीजीएस में कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2 डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। मीन चार्जेस कहाँ हैं, चार्जेस वैक्यूम में हैं, चार्जेस एयर में हैं, या चार्जेस किसी मीडियम में है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये दो बातों पे जो है वो के डिपेंड करता है। तो आप देखिए पहली बात क्या थी, द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं कूलम्स लॉ इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम। तो देखिए कूलम्स लॉ इन एसआई, देखिए एसआई में देखिए हम स्मॉल के की वैल्यू को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन है इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे EPSILON, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। और फिजिक्स में हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो देखिए ये जो है वो दो क्वांटिटीज का बना है, जब हम इसको खोलेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम और एयर। और ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ई आर, जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है, एक प्योरली एक नंबर है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। तो देखिए कूलम लॉ फिर हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा था हमने कूलम लॉ को, F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो चलिए के की वैल्यू हम पुट करते हैं और हम देखते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम लेंगे 1, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो हम बेसिकली मीडियम के लिए लेते हैं। और अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं या फिर वैक्यूम है या एयर है तो उसमें हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू मोस्टली 1 ले लेते हैं।
तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। देखिए मोस्टली हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ के लिए। और यहाँ पे जो 1/4πε0 या फिर k की जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए k को हम क्या लिखते हैं 1/4πε0, तो वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो अब देखिए मैं आपको यूनिट कैलकुलेट करना बताती हूँ। देखिए फोर्स क्या है हमारे पास, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन को यहाँ पे करेंगे 1/4π, F यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो देखिए ऐसा यूनिट कूलम के चार्ज के कूलम दो बार आया है तो कूलम स्क्वायर। अब देखिए 4π के कोई यूनिट नहीं होते हैं और फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, और जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं मीटर में, दो बार है तो मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेंगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे सेम यूनिट्स है। तो देखिए बच्चों आपने यूनिट्स को, डायमेंशन फॉर्मूलाज को कभी क्रैम नहीं करना है। हमेशा क्या करिए, फॉर्मूला को याद रखिए और वहीं से ही यूनिट्स जिस भी क्वांटिटी के आपको चाहिए हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए के यूनिट कहते हैं, देखिए क्या है हमारे पास, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर स्क्वायर जो है वो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q1 Q2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो अभी देखिए फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर में, दो बार है स्क्वायर, चार्ज को कूलम में, दो बार है स्क्वायर। तो क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। और देखिए के होता क्या है 1/4πε0। तो के हो या फिर 1/4πε0 हो, दोनों की सेम यूनिट्स हैं। और वैल्यू प्लीज आप याद रख लीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली ये पूछे जाते हैं। आगे देखिए कूलम्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में स्मॉल के को हम लिखते हैं 1/कैपिटल से, और ये जो के है इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। So hence Coulomb's law can be written as Fm. M means medium. When two charges are placed in medium, we call Fm, which is equal to 1/k Q1 Q2 over R square. अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, मीन्स एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम जो है वो कैपिटल K की वैल्यू को क्या लेते हैं 1। तो हमारे पास आता है F इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। A मीन्स कि चार्जेस जो है वो एयर में। तो ये था सीजीएस सिस्टम में। अब देखिए characteristics of Coulomb's law. देखिए नंबर 1, Coulomb's law between two charges may be attractive or repulsive. आई होप आप समझ गए होंगे कि दो चार्जेस अगर सेम साइन के हैं तो रिपल्शन है, दो चार्जेस अगर अपोजिट साइन के हैं तो अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिकॉज फॉर्मूले में देखिए क्या आता है k Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये देखिए इनवर्स स्क्वायर, it obeys inverse square law. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज सेंट्रल फोर्स। देखिए सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है, सपोज करिए हमारे पास एक Q1 चार्ज है और एक दूसरा है Q2। तो अगर तो फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। जैसे सपोज करिए Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल, ये लाइन, और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। मींस फोर्स जो है वो किसके अलोंग लग रही है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो चार्जेस को, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस स्फेरिकली सिमेट्रिक बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि आर पे डिपेंड करती है इसलिए ये क्या है स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस टू बॉडी इंटरेक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करिए हमारे पास तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3। सपोज हम Q1 और Q2 में फोर्स जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो Q3 प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन जब हम फोर्स मेजर करेंगे तो इसका यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मीन यहाँ पे ये है या नहीं है इसका कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम फोर्स मेजर कर रहे हैं Q1 Q2 एंड इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, मीन्स इनमें किसी भी और चार्ज का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करिए हम Q1 और Q3 में फोर्स मेजर कर रहे हैं तो अब Q2 का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। तो मीन्स इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, इट इज नॉट अफेक्टेड मीन फर्क पड़ना, अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये अभी हम करने जा रहे हैं, यहाँ आपको पता चल जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। आप देखिए लिमिटेशंस क्या है कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ इज वैलिड
ओनली इफ चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो कूलम्स लॉ वैलिड है, अगर चार्जेस मोशन में आएंगे तो कूलम लॉ वैलिड नहीं होगी, कोई और लॉ होगी जिसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस शुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द चार्ज। मींस दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और चार्जेस जो हैं ऑटोमेटिकली उनका साइज डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत कम होगा, तो हम कहेंगे वो क्या चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। मैंने अलग से भी यहाँ पे एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे हिट करके देख सकते हैं। फिर है नंबर 3, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। देखिए न्यूक्लियर साइज क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। अब अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इतना हुआ तो कौन सी फोर्स होगी, न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। हमने मेजर करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट लग कौन सी रही है, न्यूक्लियर फोर्स, तो वो तो मतलब बनता नहीं है। इसलिए अगर कूलम फोर्स को अगर आपने मेजर करना है तो आपको दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कूलम फोर्स जो है वो नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, न्यूक्लियर फोर्स। एंड इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। तो बच्चों ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस। अब आगे देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए अभी हमने पढ़ा था ना कूलम लॉ क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो हमने तो फोर्स को पढ़ लिया, लेकिन अभी एक टॉपिक आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्यों, क्योंकि देखिए फोर्स हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसलिए हम कूलम्स लॉ को मेजर कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। क्योंकि अभी तक जो हमने किया है उसमें सिर्फ हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा, ये देखिए मैग्नीट्यूड, हमने डायरेक्शन नहीं बताई कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है या Q2 Q1 पे लगा रहा है, हमें कुछ नहीं पता है। तो लेट्स डिस्कस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके लिए लेट अस कंसीडर वी हैव टू चार्जेस। सपोज करिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनमें डिस्टेंस है स्मॉल r। F12 वेक्टर is the force on charge Q1 due to Q2। मीन्स F12 वेक्टर फोर्स किस पे है, चार्ज Q1 पे, कौन लगा रहा है, चार्ज Q2। तो देखिए कैसे लिखेंगे, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 और R स्क्वायर। यहाँ तक सेम फॉर्मूला। आगे देखिए डायरेक्शन, देखिए कौन लगा रहा है फोर्स, Q2 Q1 पे। मीन्स हम कहाँ से कहाँ आएंगे, Q2 से Q1 की तरफ। तो कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा, R21, मतलब फ्रॉम 2 to 1, और ये कैप लगी है यूनिट वेक्टर के लिए। आपको पता है यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को हम कब यूज करते हैं, जब हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ देखिए R21 यूनिट क्या, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली F21 फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। और देखिए इस बार डायरेक्शन कौन सी होगी, Q1 लगा रहा है Q2 पे, तो R12, तो R12। अब फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर कि R21 यूनिट वेक्टर इज अपोजिट टू R12। देखिए R21 और R12 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए क्या साइन आया है यहाँ पे, माइनस। अब देखिए R21 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू आती है, 1/4πε0 Q1 Q2 और R स्क्वायर माइनस R21। माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस को छोड़ के देखिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन जो बच गया वो देखिए क्या है, इक्वेशन 2 को देखिए, तो हम देखते हैं ये क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 और R स्क्वायर R12 क्या है, F21। तो माइनस साइन को छोड़ के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, F21। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। देखिए बच्चों ये क्या है, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस अगर F12 को हम एक्शन मान लेते हैं तो F21 क्या है, रिएक्शन। तो इट मींस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। तो एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है कि शो दैट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, तभी आपने ये करना है। अगर पूछे कि गिव कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तब भी आपने ये करना है। अगर पूछे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तब भी आपका
यही रिप्लाई होगा। आगे देखिए, कूलम्स लॉ बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। देखिए लेट अस कंसीडर हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है O X Y Z, इसमें हमने दो चार्ज लिए हैं Q1 Q2। Q1 लिया है हमने A पे, Q2 हमने लिया है B पे। लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एट ए डिस्टेंस। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है Q1 का, R1 वेक्टर ओरिजिन से, और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर ओरिजिन से। तो अब देखिए F21, आप F12 से भी शुरू कर सकते हैं। हमने पीछे टॉपिक में F12 से शुरू किया था, तो इसलिए मैं आपको इस टॉपिक में शुरू करवा रही हूँ F21 से। मीन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो क्या आएगी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब डिस्टेंस कितना है दो चार्जेस में, ए बी, तो ए बी स्क्वायर। क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। मॉडुलस लगाया है बिकॉज यहाँ मैग्नीट्यूड होता है ना, इसलिए। अब देखिए डायरेक्शन क्या है, F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब Q1 लगा रहा है Q2 पे, तो क्या आएगा यूनिट वेक्टर R फ्रॉम 1 to 2 यूनिट वेक्टर। ये देखिए, तो अब देखिए हमने R12 की जो है वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। देखिए यूजिंग ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर। ठीक है, तो AB को आप लेफ्ट हैंड साइड रखिए और OA वेक्टर को राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, तो AB वेक्टर इक्वल टू OB की वैल्यू R2 वेक्टर, OA की वैल्यू R1 वेक्टर, और जिसको हम लिखेंगे R12 वेक्टर। तो AB मॉडुलस क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 मॉडुलस। तो अब देखिए यूनिट वेक्टर की देखिए डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए वेक्टर क्या था, ए बी वेक्टर, है ना, यही था ना, ये देखिए। और मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी मॉडुलस। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर, और ए बी वेक्टर मॉडुलस की वैल्यू है R2 माइनस R1 मॉडुलस। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। देखिए पहले हम ए बी मॉडुलस की वैल्यू पुट करेंगे R2 माइनस R1 स्क्वायर, ये फिर है R12 विच इज R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 मॉडुलस। तो देखिए R2 माइनस R1 स्क्वायर, R2 माइनस R1 सेम है, बेस सेम है, तो हम पावर्स को ऐड करेंगे, R2 माइनस R1 क्यूब एंड R2 माइनस R1 वेक्टर। तो देखिए हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 होल क्यूब। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 1 है, तो यहाँ पे भी देखिए 2 माइनस 1, ये देखिए, ये जस्ट याद रखने का तरीका बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो सिमिलरली F12 वेक्टर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्योंकि 1 है 2 है, Q1 Q2, और 1 पहले है तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 होल क्यूब। तो दोनों इक्वेशन से हमें ये भी पता चलता है कि F12 equal to minus F21 means Coulomb's law between two charges in terms of position vector also obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आगे देखिए, आगे आता है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमने 7th कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कूलम्स लॉ की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आइए देखिए करते हैं, इसको हम दूसरे टॉपिक से भी कहते हैं कूलम्स लॉ या फिर कूलम्स फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, क्योंकि अभी हमने दो चार्जेस में किया था, अब हम बहुत से चार्जेस लेने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज करिए हमने क्या किया, डेफिनेशन में आपको थोड़ा बाद में पढ़ाती हूँ, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट लगेगी। तो सपोज करिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है O X Y Z, जिसमें हमने बहुत से चार्जेस ले लिए हैं, Q1 Q2 Q3 भी है, Q4 भी है, पर अपनी सुविधा के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे थोड़े चार्जेस शो किए हैं, Q1 Q2 एंड Qn। n 100 भी हो सकता है, n 1000 भी हो सकता है, n इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम एक पेज पे इतने चार्जेस को शो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए इसको जनरलाइज कर दिया है, मीन्स Q1 Q2 अप टू सो ऑन Qn। और हमने एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिया है पॉइंट P पे Q0। तो हमने क्या करना है बच्चों, देखिए इस टॉपिक में हमने Q0 पे फोर्स निकालनी है सभी चार्जेस की वजह से। जैसे सपोज करिए Q1 Q0 पे फोर्स लगा रहा है, उसको हम लिखेंगे F0
1 मीन्स फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। फिर Q2 लगाएगा Q0 पे, जिसको हम लिखेंगे F02 वेक्टर से। सिमिलरली Qn लगाएगा Q0 पे, तो हम लिखेंगे F0n वेक्टर। तो फिर हम इन सभी फोर्सेस को देखिए ऐड कर देंगे, ये देखिए अप टू सो ऑन F0n वेक्टर। तो ये जो टोटल फोर्स निकलेगी ये निकलेगी Q0 पे, और यही हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे कि हमने एक टेस्ट चार्ज पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है ड्यू टू ऑल दी चार्जेस। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है Q1 का, R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है Q2 का, Rn वेक्टर है पोजीशन वेक्टर Qn का, और R0 पोजीशन वेक्टर है Q0 का। देखिए, let us consider a number of point charges Q1, Q2 up to so on Qn having position vector R1 वेक्टर। देखिए मैंने बोल्ड में लिखा है, बोल्ड में, क्योंकि बच्चों या तो हम देखिए वेक्टर को हम लिख लेते हैं एक लेटर के ऊपर एरो लगा के, या हम लिख लेते हैं उसको बोल्ड करके। तो ये मैंने बोल्ड करके इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, आगे हायर स्टडीज करेंगे या आपने कुछ फिजिक्स की बुक देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वेक्टर्स को जो है वो बोल्ड लेटर से लिखा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये जो फोर्स देखिए मैंने बोल्ड लेटर में लिखी है, तो ये भी क्या है, एक वेक्टर है। या ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, लेकिन अभी हम 12th क्लास में जो है वो वेक्टर से ही लिखेंगे। पर मैं भी आपको बुक फॉलो करते हुए जिसमें बोल्ड लेटर से लिखा हो, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर से लिखा है। तो देखिए R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और Rn वेक्टर क्या है, इनकी पोजीशन वेक्टर है। और लेट Q0 एक टेस्ट चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर है R0, और F01 वेक्टर, F02 वेक्टर अप टू सॉन F0 वेक्टर क्या है, n वेक्टर क्या है, forces on test charge due to Q1, Q2 and Qn charges respectively। टोटल फोर्स Q0 पे देखिए, टोटल फोर्स Q0 पे कैसे निकलेगी, F वेक्टर इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F0 अप टू स्मॉल F0n वेक्टर। तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। It states that net force means total force acting on a given point charge means Q0 due to a number of charges, number of मतलब बहुत ज़्यादा charges अराउंड इट इज द वेक्टर सम ऑफ। क्यों वेक्टर सम ऑफ, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। तो इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस ये अलग अलग जो फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट चार्जेस। तो होप आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन। तो अब देखिए कैलकुलेट करते हैं F01 की वैल्यू। अभी हमने देखिए पीछे देखा था ना, F12 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 Q1 Q2 R1 माइनस R2, क्योंकि 1 2 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 होल क्यूब। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे। आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बतानी है इस टॉपिक में, आपने जस्ट ये वैल्यू यहाँ यूज करनी है। तो F01 वेक्टर इक्वल टू 1/4 Q0 Q1, क्योंकि 0 और 1 है यहाँ पे, R0 माइनस Rn वेक्टर, R0 minus R1 vector divided by R0 minus R1 whole cube. Similarly, F02 1/4 Q2, sorry Q0 Q2 R0 minus R2, R0 भी बोल सकते हैं, R0 भी बोल सकते हैं, divided by R0 minus R2 whole cube. Similarly, F0n की वैल्यू देखिए 0n है तो 0 minus n, और चार्जेस भी Q0 Qn। तो इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में देखिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो हमारे पास जो पूरा रिजल्ट है ये क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ तक जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन सिर्फ ये है, और आपने साथ में ये वाला छोटा सा एक्सप्रेशन शो कर देना है। तो अब देखिए, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अगर आपने इसको थोड़ा छोटा करके लिखना है तो हम सुमेशन लगाएंगे। देखिए सुमेशन में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए Q0 हर टर्म में है, हमने उसको सुमेशन से बाहर निकाल लिया। 1/4 हर टर्म में है, हमने उसको भी बाहर निकाल लिया। अब सुमेशन शुरू करेंगे, इसकी लिमिट i से शुरू करेंगे फ्रॉम 1 to n। अब लिमिट हम किसको लगाएंगे, जो चेंज हो रहे हैं। देखिए जैसे Q1 चेंज हो रहा है, Q2 है, फिर Q3 है, Qn है, तो हमने यहाँ कर दिया Qi। मीन जब i 1 होगा तो हम 1 पुट करेंगे, 2 होगा तो 2 पुट करेंगे। सिमिलरली R0 सब में सेम है, सेम लिख दिया माइनस Ri, क्योंकि 1 2 ये वैल्यू चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय R0 माइनस Ri होल क्यूब। तो ये है सॉल्यूशन की फॉर्म में हमने इसको लिखा। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए। अगर आपको एग्जाम में पूछा है शो दैट
तो आप यहाँ तक करिए और शो दैट जो इक्वेशन में आपको जो क्वेश्चन में दिया था उसको आप डायरेक्टली भी वैसे का वैसा जो है वो लिख सकते हैं। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की देखिए सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड द net force on the test charge। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो बच्चों ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।